हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, काफी सारे राइटर्स और थिंकर्स हमारे पास हुए हैं और उन्होंने काफी सारी थ्योरीज प्रेजेंट करी हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस को लेकर। तो जैसे हमारे पास डेविड रिकार्डो हैं, जेएस मिल हैं, एडम स्मिथ हैं, सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं वेजेस को लेकर। तो उन थ्योरीज की चर्चा आपके साथ आज हम करने वाले हैं। तो आइए अलग अलग थ्योरीज के ऊपर अपनी जो डिस्कशन है उसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आइए जी शुरुआत करते हैं वेजेस फंड थ्योरी से। तो वेजेस फंड थ्योरी जो है इसे डेवलप किया एडम स्मिथ ने और इसके ऊपर आगे काम किया जेएस मिल ने। तो आपको इन दोनों के नाम याद रखना है, स्पेशली एडम स्मिथ का वेज फंड थ्योरी के साथ रिलेटेड है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये थ्योरी कहती है कि वेजेस का ना एक फंड है, एक पिटारा है जिसके अंदर पैसे हैं, जिसके अंदर वेल्थ है और उसी से वेजेस दे दी जाती हैं। तो बोला जी बेसिक एग्जम्पशन हमारी क्या है, यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन है कि वर्कर्स जो हैं उन्हें हम वेजेस दे रहे हैं आउट ऑफ अ प्री डिटरमाइंड फंड ऑफ वेल्थ। इसे उन्होंने वेज फंड जो है वो नाम दिया। एडम स्मिथ ने कहा कि डिमांड फॉर लेबर एंड द रेट ऑफ वेजेस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेजेस फंड। तो अगर इस पिटारे में पैसे ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा लेबर की डिमांड करेंगे और उनको पैसे भी ज्यादा दे सकते हैं, बट अगर इस पिटारे में पैसों की कमी है तो फिर हम उन्हें पैसे कम देंगे। जेएस मिल ने क्या कहा जी, उन्होंने कहा कि वेजेस डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर। तो इन्होंने डिमांड और सप्लाई दोनों की बात करी और इन्होंने कहा कि वेजेस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड विदाउट डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर आपने वेजेस बढ़ानी है तो हमें वर्कर्स तो कम करने पड़ेंगे। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि आपके वेज फंड का जो साइज है वो लिमिटेड है, उसके अंदर से आप जो है लोगों को, ज्यादा लोगों को पैसे बांटना चाहते हो तो उनकी वेजेस कम करनी पड़ेगी। अगर वेजेस बढ़ाना चाहते हो तो लोग काम करने पड़ेंगे। और उन्होंने कहा जी सप्लाई ऑफ जो लेबर जो है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर सप्लाई ऑफ लेबर खुदा ना खास्ता बढ़ जाती है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो उस केस में तो हमारी जो एवरेज वेज है वो नीचे गिर जाएगी। हमारा फंड का साइज वही है, अब पैसे लेने वाले ज्यादा आ गए, हमारे लेबरर्स ज्यादा हो गए, तो उस केस में वेज रेट जो है वो हमारा नीचे गिर जाएगा। तो कहा जी अगर आपको वेजेस बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ जी। आप खुद सोचो कि अगर आपको वेजेस बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा। वेजेस आपकी दी जाएंगी वेज फंड से और वेजेस आपकी दी जाएंगी वर्कर्स को। तो या तो आपका वेज फंड का साइज बढ़ जाए, वेज फंड में पैसे ज्यादा हो जाएं तो वेजेस बढ़ जाएंगी, या फिर हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम हो जाए। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स काम हो जाए तो फिर भी हमारी पर वर्कर वेज जो है वो बढ़ सकती है। तो बस बेसिकली इन्होंने एक पिटारे की बात करी है जिसमें पैसे हैं और उसी से वेजेस पे होती हैं। तो आइए जी देखते हैं कि इस थ्योरी को किन ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज किया जाता है। तो कहा गया ये क्लैरिटी नहीं है कि ये पिटारे में पैसे कहां से आए। इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम वेयर द वेजेस फंड विल कम। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स पे, फर्म की प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे कोई एम्फेसिस नहीं दिया। इसने ये कहा ही नहीं कि हो सकता है वर्कर्स की एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाए, उससे वो ज्यादा कमा ले, ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा जी ये अनसाइंटिफिक है, क्योंकि ये कहती है कि पहले वेजेस फंड जो है वो क्रिएट किया गया, पहले पिटारा बना और फिर पिटारे में से हमने वेजेस दी और डिटरमाइन किया कि किसको कितनी वेजेस देनी है। बट वास्तव में तो उल्टा होता है, आपको पहले ही डिटरमाइन करना पड़ता है जी मुझे किस पर्सन को कितनी वेजेस देनी है। आप ये नहीं करते कि आप पहले देखते हो कि कितने पैसे मेरे पास हैं, उस हिसाब से तुम्हें सैलरी दे दूंगा। ऐसे कोई इंप्लॉय तुम्हारे पास काम नहीं करेगा। आपको पहले ही उसे बताना पड़ेगा भाई कि इतनी सैलरी मैं तुम्हें दूंगा। अगर उसे कहोगे कि मैं देखूंगा कि महीने के एंड में मेरे पिटारे में कितने पैसे बचते हैं, उस हिसाब से तुम्हें सैलरी दूंगा, तो वो आपका काम नहीं करेगा। और साथ ही कहा जी दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन वेजेस एट डिफरेंट लेवल्स एंड इन डिफरेंट रीजन्स। तो जूनियर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, सीनियर लेवल पे वेजेस आपकी अलग अलग होती हैं और एक रीजन से दूसरे रीजन में भी वेजेस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये थ्योरी उन सब की तो बात ही नहीं करती, ये सब तो नॉर्मली बातें करती रहती है। तो इन ग्राउंड्स पे इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये भी आपको माय डियर फ्रेंड्स पता होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली थ्योरी हमारे पास है सबसिस्टेंस थ्योरी, जो कि हमें दी है जी डेविड रिकार्डो जी ने। और इस थ्योरी में बताया गया कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हम इतना देंगे कि वो अपने आप को सबसिस्ट कर सकें, अपना जीवन जी सकें, अपनी रेस आगे बढ़ा सकें, बच्चे पैदा कर सकें, अपना जो भी जीवन जीने का उद्देश्य है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक नीड्स अपनी पूरी कर सकें। और ऐसी वेजेस को सबसिस्टेंस वेजेस कहा गया।
सब्सिस्टेंस वेजेस जो है बेसिकली आपकी मिनिमम वेजेस हैं जो कि किसी पर्सन को चाहिए होती हैं अपना पेट भरने के लिए, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए। बस उतनी वेजेस ही हम यहाँ पे वर्कर्स को देने वाले हैं। तो कहा गया अगर हमने वर्कर्स को इस लेवल से ज्यादा वेजेस दे दी, मिनिमम वेज से ज्यादा वेजेस दे दी, तो फिर हम इस केस में वर्कर्स आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि यहाँ पैसे ज्यादा हैं तो आ जाओ यहाँ काम करते हैं। अगर वर्कर्स ज्यादा हो गए तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, वर्कर्स की सप्लाई ज्यादा हो गई तो उस केस में क्या होगा जी, वेज रेट हमारे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और फिर से हम सब्सिस्टेंस लेवल पे पहुंच जाएंगे। अगर आप वर्कर्स को सब्सिस्टेंस वेजेस से कम पैसे दोगे, यानी कि आप उन्हें इतना पैसा भी नहीं दे रहे कि अपनी वो फिजिकल बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, तो फिर क्या होगा जी, आधे नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे, आधे शादी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है गुजारा नहीं चलना शादी करके, आधों की कोई बीमारियां लगने से डेथ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके वर्कर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएंगे और फिर से आप सब्सिस्टेंस लेवल पे पहुंच जाओगे। और ये जो थ्योरी है ये कहती है कि सभी केसेस में आपकी जो वेजेस हैं वो सब्सिस्टेंस लेवल पे ही रहने वाली हैं, और इसीलिए इसे आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी कहा जाता है कि बिल्कुल मजबूती से, आयरन की तरह मजबूती से ये थ्योरी कहती है जी कि आपकी वेजेस जो हैं वो हमेशा सब्सिस्टेंस वेजेस के बराबर रहेंगी। इतनी मजबूती से कहती है कि इसे आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी कहा जाता है। तो आइए जी इस थ्योरी की भी कुछ खामियां कमियां निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कहा कि ये जो हमारी थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है वेजेस को सप्लाई साइड से, डिमांड साइड जो है उसे ये पूरा का पूरा इग्नोर कर देती है। तो वर्कर्स की जो सप्लाई है उसे तो ये देख रही है कि सप्लाई बढ़ गई या घट गई, डिमांड को ये देखती नहीं कि कितने वर्कर्स की हमें डिमांड है। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म हो गया। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम सबको सब्सिस्टेंस वेजेस देते हैं, किसी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आप सबको बराबर ही तनख्वाह दे रहे हो, आप कई लोगों को ज्यादा भी देते हो, कई लोगों को कम भी देते हो। तो वेज डिफरेंसेस जो हैं उसकी चर्चा इसने नहीं की, उसे इग्नोर कर दिया। कहा जी ये थ्योरी कहती है कि आपकी वेजेस हमेशा सब्सिस्टेंस लेवल पे फिक्स रहेंगी। तो उस केस में तो आपकी ट्रेड यूनियन की अहमियत ही खत्म हो गई। ट्रेड यूनियन को आपने पावरलेस एज्यूम कर लिया कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है वेजेस बढ़ाने की। तो ये गलत नोशन है। और कहा जी ये थ्योरी जो है आपकी माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पे बेस्ड है। तो ये थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन के इंक्रीज को डिक्रीज को एक्सप्लेन करती है, और ये कहती है कि अगर आपकी वेजेस में राइज हो गया अबव द सब्सिस्टेंस लेवल तो उस केस में आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वर्कर्स बढ़ जाएंगे, जैसा कि हमने आपके साथ लास्ट स्लाइड में डिस्कस भी किया। बट कहा जी कि एक्सपीरियंस हमें पता चला कि अगर आपने वेजेस लोगों को ज्यादा दी तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। उस केस में क्या होता है, अब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। पहले छोटे घर में रहते थे अब बड़े घर में रहते हैं, पहले स्कूटर चलाते थे अब गाड़ी चलाते हैं। तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ती, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो सोच बदलने की बात है। यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म इस बात पे किया गया। कहा जी दिस थ्योरी इज पेसिमिस्टिक। ये पेसिमिस्टिक थ्योरी है। ये मानती है कि वर्कर्स की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज में कोई एफिशिएंसी का स्कोप ही नहीं है। तो ये सब चीजों को इग्नोर करती है, इसलिए थोड़ी सी इसकी पेसिमिस्टिक नेगेटिव सोच है। और साथ ही कहा जी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो जो वर्कर्स हैं वो केवल अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं करते, वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाते हैं, अपनी लग्जरीज की जो नीड्स हैं, जो उनकी लग्जरीज हैं उनको भी लेना पसंद करते हैं, जो लाइफ की लग्जरीज हैं उनको भी एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ऐसा कहना गलत होगा कि सभी को सब्सिस्टेंस वेजेस ही दी जाती हैं। बड़े बड़े देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में तो वर्कर्स को भी अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं और वो भी एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, एक बढ़िया वाली जिंदगी वो जीते हैं। तो ये है जी इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म। चलिए जी, तो अगली थ्योरी हमारे पास है सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ दी वेजेस। तो ये जो थ्योरी है ये इवॉल्व की है कार्ल मार्क्स ने। छोटी सी थ्योरी है, पहले वाली जो दो थ्योरीज थी वो थोड़ी सी लंबी थी, बट ये वाली तो छोटी सी थ्योरी है। और ये थ्योरी कहती है कि जो लेबर है ना वो बेसिकली आपका एक आर्टिकल ऑफ कॉमर्स है, एक कमोडिटी की तरह, जिसे कि आप परचेज कर सकते हो ऑन द पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस प्राइस। लेबर का दाम पे करके आप उसे परचेज कर सकते हो। इस थ्योरी ने कहा कि किसी भी कमोडिटी का जो दाम है वो इस चीज पे टिका हुआ है कि उसमें कितनी लेबर का टाइम लगा है। अगर ज्यादा टाइम लगा है तो उसका दाम ज्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पे ये भी उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि अगर ज्यादा टाइम लगा है तो जितना ज्यादा टाइम लगा, जितना हमें एक्स्ट्रा मिला ज्यादा टाइम लगाने का, वो सारा का सारा हम लेबर को दे देते हैं। हम जो है उन्हें कुछ परसेंटेज ही देते हैं और बाकी के खर्चों में लगा देते हैं। अगर ये पेन 100 रुपए का बना है तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 रुपए लेबर के पास चले जाते हैं। इसमें से आपका कुछ खर्चा मटेरियल के लिए जाता है, कुछ ओवरहेड के लिए जाता है।
तो आप केवल जो आपका सरप्लस है वही जो है अपने वर्कर्स को यहाँ पे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पे बताई गई और ये थ्योरी आपको ऐसे ही याद रखनी है। चलिए आगे हमारे पास है जी रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। देखो रेजिडू का मतलब होता है बचा खुचा। ये थ्योरी जो है वो दी है जी फ्रांसिस ए वॉकर ने, और उन्होंने बताया कि किसी भी चीज को बनाने के लिए ना आपके पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आपको जमीन चाहिए, जमीन का इस्तेमाल करेंगे, आपको इसका रेंट देना पड़ेगा। लेबर चाहिए, लेबर का इस्तेमाल करेंगे, उसको वेजेस देनी पड़ेंगी। कैपिटल यानी कि पैसा चाहिए और पैसे पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी स्किल्स भी चाहिए, और एंटरप्रेन्योर जो है उसे प्रॉफिट शेयर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो जैसे मैंने पेन बनाया, इस पेन में ये चारों इन्वॉल्व थे। अब मैं क्या करूंगा, मैं बाकी तीनों की पेमेंट को यहां पे निपटा दूंगा। जो मेरे पास बचेगा वो मैं वर्कर्स को वेजेस की फॉर्म में दे दूंगा। तो जो भी बचा खुचा होगा उस पे हमारे वर्कर्स का हक होगा। जैसे इस 100 रुपए में मैंने ये पेन बेचा, अब 100 रुपए में से 80 रुपए मेरे लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के पास चले गए। तो 20 रुपए जो बचे वो हमारे वर्कर्स का हक यहां पे बन जाएगा। अब ये वर्कर्स के ऊपर है, अगर वर्कर्स ज्यादा अच्छे से एफिशिएंसी से काम करें तो हो सकता है कि मुझे इस पेन पे 20 की जगह 30 रुपए बच जाए और मैं वर्कर्स को 30 रुपए दे दूं। तो कहा जी कि अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो हमारा रेजिड्यू भी बढ़ जाएगा और उस केस में वर्कर्स की वेजेस भी बढ़ जाएंगी। ये थ्योरी रिकॉग्नाइज करती है कि आपके वर्कर्स जो हैं उनका स्टेक है आपकी कंट्री की नेशनल इनकम में। तो आपकी नेशनल इनकम के अंदर ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही आते हैं, और हमारा जो लेबर है उसका भी स्टेक है जी हमारी नेशनल इनकम में। ये थ्योरी ये चीज को रिकॉग्नाइज करती है। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारी अगली थ्योरी की तरफ, जो कि है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो बोला जी दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय फिलिप्स हेनरी विक्सटेड ऑफ इंग्लैंड एंड जॉन बेट्स क्लार्क ऑफ यूएसए। तो इन्होंने ये थ्योरी है हमें प्रोवाइड करी है, और इस थ्योरी के अंदर आपका मेन एम्फेसिस है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की तरफ। तो जैसे माय डियर फ्रेंड्स अगर आप एक वर्कर और लगा लेते हो अपनी फैक्ट्री के अंदर तो उससे आपको कितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिला उसे आप यहां पे कंसीडर करके चलते हो। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, amount by which the output would be increased if one more man was employed in the factory। तो जैसे बोला जी कि मैंने मान लीजिए मेरी फैक्ट्री के अंदर 5 लोग लगे थे और 5 लोग जो हैं वो मिलकर कितने पेन बना रहे थे, मैंने देखा जी डेली वो मिलकर जो है 20 पेन बना लेते हैं। मैंने कहा जी मैं वर्कर को बढ़ा देता हूं, अब 6 वर्कर लगाऊंगा। 6 वर्कर लगाने पे मैंने देखा मेरे पेन कितने बने, अब 24 पेन बन गए। तो जो 4 से पेन बढ़ गए ना मेरे, दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। तो कहा जी मैं तब तक वर्कर्स को बढ़ाता रहूंगा जब तक मुझे लगेगा कि वर्कर्स को बढ़ाने पे जो मुझे खर्चा देना पड़ेगा, देखो मैंने 5 से 6 वर्कर किए तो मुझे एक वर्कर को सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेंगी, और जो 4 पेन मेरे एक्स्ट्रा बने उसमें मुझे कमाई भी होगी। तो मैं तब तक वर्कर्स को लगाता रहूंगा जब तक मुझे कमाई ज्यादा होगी और उनकी वेजेस का खर्चा कम होता रहेगा। जहां पे ये दोनों बराबर हो गए मैं वहां पे रुक जाऊंगा और उतनी मेरी यहां पे वेजेस निकल कर आ जाएंगी। तो ये बोला जी एम्प्लॉयर विल गो ऑन एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर वर्कर्स अंटिल द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट मैन ही एम्प्लॉयज इज इक्वल टू द मार्जिनल और एडिशनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग द लास्ट मैन। तो जैसे मैंने 7 वर्कर लगाए तो मैंने देखा मेरे पेन जो है वो 26 ही बने। अगर मैं इससे ज्यादा बनाऊंगा, इससे ज्यादा वर्कर एक और लगा दूंगा फैक्ट्री के अंदर, तो फिर मेरे पेन के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आने वाला, तो मेरे को और वर्कर लगाने का फायदा नहीं है। मैं 7 वर्कर लगाऊंगा और 7 वर्कर की जो वेजेस है वही मेरी यहाँ पे वेजेस डिटरमाइन हो जाएंगी मेरी फैक्ट्री की। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब ऐसा नहीं है कि एक वर्कर लगाया तो आपके 4-4 पेन ही एक्स्ट्रा बनते रहेंगे। आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहता है कि आप 1 यूनिट ऑफ लेबरर लगाएंगे बट आपकी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी यहाँ पे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इट मस्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग सूनर और लेटर। जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो सूनर और लेटर गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 एक्स्ट्रा पेन मिले, फिर आपको 2 मिले, तो 4 और 2 क्या यहाँ पे ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, और आप देख रहे हो कि मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे आपका गिरना शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे ये आपका गिरता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए एक एक्स्ट्रा लेबरर लगाना महंगा पड़ता रहेगा और आप एक लेवल पे आके रुक जाएंगे। The employer stops employing more workers at that point where the value of the product of a worker is equal to the wage rate। तो मैं यहां पे आके रुक गया क्योंकि इसके बाद अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरा वेजेस का खर्चा ज्यादा हो जाएगा और मुझे जो कमाई है एक्स्ट्रा आउटपुट से वो कम होने वाली है। तो यहां पे मेरी कमाई और मेरी वेजेस जो है बराबर आ गई, मैं यहां पे आके रुक जाऊंगा। However, इसकी कुछ खामियां भी निकाली गई। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो वर्कर्स को उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम वेजेस ऑफर यहां पे करते हैं,
ऑल्सो कहा गया इन मेनी केसेस लेबर यूनियंस आर एबल टू बार्गेन फॉर वेजेस हायर देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, और कई केसेस में तो लेबर यूनियन जो है वो ज्यादा वेजेस भी बार्गेन कर लेती हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती है आपकी, लेबर यूनियन आपसे ज्यादा वेजेस यहां पे बार्गेन कर लेती है। इस थ्योरी की खामियां भी बताई गई कि ये आपकी परफेक्ट कंपटीशन पे बेस्ड है और ये आपको मार्केट में देखने को जनरली नहीं मिलता। तो ये है जी हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। चलिए इसके बाद हमारे पास है जी बारगेनिंग थ्योरी ऑफ द वेजेस। तो जॉन डेविडसन ने हमारी ये थ्योरी हमें प्रोवाइड करी है जी, और इन्होंने कहा कि बारगेनिंग चलती है, आपके जो वर्कर्स हैं, आपके ट्रेड यूनियन है, बारगेनिंग करते हैं मैनेजमेंट के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ, और जितना वो ज्यादा बारगेन कर लेते हैं उतनी वो सैलरी, उतनी वो वेजेस बढ़वा लेते हैं, उतनी ज्यादा वेजेस वो फिक्स करा लेते हैं। अगर वर्कर्स और उनकी यूनियन स्ट्रांग है तो उस केस में वेजेस हाई रहने वाली हैं, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो एम्प्लॉयर उन पे हावी हो जाएगा और वेजेस आपकी कम रहने वाली हैं। तो बहुत आसान है ये वाली थ्योरी। चलिए तो अब बात करते हैं बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ दी वेजेस की। तो हमारे पास जो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया, जैसे मार्क एंड साइमन है, रॉबर्ट डुबलिन है, एलियोट जेक्स हैं, तो उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, अपनी रिसर्च करी और कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई वेजेस को लेकर। उन्होंने कहा जी वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स सच एज साइज एंड प्रेस्टीज ऑफ दी कंपनी, कंपनी का साइज बड़ा, प्रेस्टिजियस कंपनी है तो सैलरी ज्यादा मिलेगी, वेजेस ज्यादा मिलेगी। स्ट्रेंथ ऑफ द यूनियन, अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग है तो वेजेस ज्यादा मिलेगी। एम्प्लॉयर्स कंसर्न टू मेंटेन द वर्कर्स, तो अगर एम्प्लॉयर्स चाहते हैं, एम्प्लॉयर्स जो हैं वर्कर्स के लिए कंसर्न है तो उन्हें वेजेस ज्यादा देंगे। कंट्रीब्यूशन जो वर्कर्स का है वो भी वेजेस को जो है इन्फ्लुएंस करेगा। और साथ ही बोला जी नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, गुडविल एंड सोशल प्रेशर दे आल्सो इन्फ्लुएंस द वेज स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि वेजेस जो हैं वो मोटिवेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि अगर आपको वेजेस मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो आपकी उससे बेसिक नीड्स पूरी होने वाली हैं। तो इसलिए वेजेस आपका एक मोटिवेटर का काम भी करते हैं, और मोटिवेशन और ह्यूमन बिहेवियर तो आप जानते हैं कितने ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। यहां पे आपके लिए कंसेप्ट चेक का सवाल विच इज इनकरेक्टली मैच्ड आपको यहां पे बताना है। वेजेस फंड थ्योरी, एडम स्मिथ सब्सिस्टेंस थ्योरी, कर्ट लोइन सरप्लस वैल्यू थ्योरी, कार्ल मार्क्स रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, फ्रांसिस ए वॉकर। तो आपको याद करना है जी कौन सी थ्योरी किसने दी है। अब यहाँ पे सब्सिस्टेंस थ्योरी जो है वो डेविड रिकार्डो ने दी है, और इसलिए आंसर बी जो है आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन थ्योरीज ऑफ वेजेस के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको जो अलग अलग थ्योरीज हैं उनके बारे में कुछ बेसिक आइडिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो अगेन हमें हर थ्योरी में अपनी पीएचडी नहीं करनी है, बस हर थ्योरी के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जो बातें बताई क्लास में उतनी पता होनी चाहिए। तो वो माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए मोर देन इनफ है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।